नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू साइन हो गया है। पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल लिंक प्रोजेक्ट पर बीते दिन राजस्थान और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समझौता पत्र पर साइन किए गए। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे राजस्थान के 13 जिलों में 2.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा और खेत खलिहानों के साथ औद्योगिक और वन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ सालों से चल रही पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा। की संभावना रहेगी, औद्योगिक निवेश का बड़ा एक एरिया तैयार होगा, पेयजल की समस्या हल होगी, शैक्षणिक संस्थानों को खुलने का मौका मिलेगा, धार्मिक पर्यटन के केंद्र इसमें बनेंगे। ऐसे बहुत लाभ मिलेंगे, बड़े पैमाने पर बड़ी आबादी और सबसे बड़ी सिंचाई का बहुत बड़ा बेल्ट खुलेगा। जो हमारे एक तरह से ड्राई एरिया है उनमें एक वापस पंजाब हरियाणा की याद आएगी और ये हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश का इलाका बहुत समृद्ध चित्र 13 हमारे जिले हैं। 2,80,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि के लिए भी इसमें है। ये बहुत बड़ा वरदान साबित पूर्वी राजस्थान के इन 13 जिलों के लिए होगी। इसमें यही नहीं, क्योंकि जो वन क्षेत्र है, हमारा नेशनल पार्क है, इन सभी के लिए उसका फायदा होने वाला है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा इससे हो। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुशी जाहिर की और कहा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 25 जिलों के लाखों लोगों के लिए दिन स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। जो पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं, उनके लाखों लोगों के लिए एक स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। और भारत की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सारे विषय जो वर्षों से लंबित हैं, इनके समाधान के लिए त्वरित गति से काम कर रही है। भारत की सरकार के लिए भी आज एक अत्यंत सफलता से भरा हुआ दिन है। जैसा अभी चर्चा हुई, स्वर्गीय अटल जी के जमाने में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सके और जल संसाधनों का हम संपूर्णता के साथ में उपयोग कर सकें, इस दृष्टिकोण से जो विचार बना था, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए पार्वती कालीसिंध परियोजना और राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना की कल्पना की गई। बताया गया कि 5,40,60,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि, मतलब लगभग 14 लाख एकड़ जमीन जो है वो किसानों की नई सिंचाई के अधीन आएगी और लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा जो है वो आने वाले 30-40 सालों तक के लिए स्थायी रूप से मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के कारण से जो बांध भरेंगे और इन परियोजना के कारण से अभी जो वर्तमान के जो बांध और बड़े तालाब हैं, जिनको इस परियोजना के माध्यम से पोषित किया जाएगा, उसमें पानी का संचय किया जाएगा, उसके कारण से उस पूरे आसपास के क्षेत्र का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो निरंतर घटता जा रहा है, उस टेबल को भी वापस ऊपर उठाने में हमको सफलता प्राप्त हो। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सुनवाते हैं कि इस परियोजना से क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो चंबल, पार्वती और कालीसिंध नदी को जोड़कर लोगों तक पानी पहुंचेगा और इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों को इसका लाभ मिलने वाला है। वही बात कर ले, दोनों राज्यों के 5,80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा भी मिल पाएगी और लाभ के तौर पर आगे देखें तो 30 से 40 साल तक लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी, यानी कि बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नैना बैराज, मेज बैराज समेत 26 बांध इसमें शामिल हैं और इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। तो ईआरसीपी से राजस्थान को लाभ मिलने को लेकर किस तरीके से कहां लाभ मिलेगा, उसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी के लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा मिलने वाला है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा को पेयजल का लाभ मिलेगा। वहीं इसके अलावा आपको 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपलब्धता इसमें शामिल है।
जाहिर सी बात है 25 लाख किसानों को सिंचाई जल की अब सुविधा मिलेगी। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गए। उमंग जी, आखिरकार एआरसीपी से अब वो लाभ मिलने वाला है जिसके लंबे समय से, यानी कि पेयजल की अगर बात कर ले तो लंबे समय से लोगों को इंतजार था, जिसकी जो समस्या थी वो अब आखिरकार खत्म हो पाएगी। बिल्कुल चंदा, आपने बिल्कुल सही कहा और हमें याद है जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि जिस प्रकार से पूरे देश की सड़कों को जोड़ा जा रहा था, उस समय जब ये योजना बन रही थी तब प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी ने ये, हम कह सकते हैं कि ये एक विचार रखा था कि क्यों ना पूरे देश की नदियों को भी जोड़ा जाए। और शायद उसी समय की बात है जब वसुंधरा सरकार के अंदर, या फिर हो सकता है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित होकर पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के अंदर एआरसीपी योजना को मूर्त रूप दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब वसुंधरा सरकार चली गई, अशोक गहलोत की सरकार आई, तब कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से ये योजना अटकती रही। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन कल एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो विवाद जो चल रहा था इस योजना को लेकर, उस विवाद का खात्मा किया है और ईआरसीपी को संशोधित रूप देकर इसके अंदर पार्वती, कालीसिंध और चंबल को भी जोड़ दिया है। और आपको बता दें कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। 40 लाख से अधिक परिवार हम कह सकते हैं इससे प्रभावित होंगे। और खास तौर पर राजस्थान के उन 13 जिलों की बात करें जहां पर ईआरसीपी बेहद जरूरी थी। चंदा, हम आपको एक छोटी सी बात यहां पर बताना चाहेंगे। उन 13 जिलों में से कई जिलों के अंदर जो ग्रामीण लोग थे उनकी स्थिति इतनी भयावह थी कि वो गंदा पानी पीने को मजबूर थे। उनके जो आने वाली जो उनकी जो संतानें हो रही थी वो पानी की कमी, पानी में जो ज़रूरी विटामिन मिनरल्स होते हैं साफ दूषित पानी की वजह से वो विकृत पैदा हो रही थी। तो की पीढ़ी है उसे भी इस परियोजना से लाभ मिलने वाला है। हालांकि उमंग जी, अगर पहले की बात कर ले तो साफ तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब गहलोत सरकार थी तब सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस योजना को राष्ट्रीय तौर पर, प्रोजेक्ट तौर पर घोषित करना चाहिए। और यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का कोई मुद्दा नहीं बनता है। पूर्वी सरकार ने, जो पूर्व गहलोत सरकार रही है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्यासे कंठ पर राजनीति करने की कोशिश की है। बिल्कुल चंदा, भले ही ईआरसीपी योजना हो या फिर जन सरोकार से जुड़ी कोई भी योजना हो, हर योजना को अगर पूरा करना है तो सबसे जरूरी जो चीज होती है राजनेताओं को जो करनी चाहिए वो होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति। आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता भी हुई थी, उसके अंदर ये बताया गया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से, मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात करी थी कि एआरसीपी को अमली जामा पहनाते हैं, तो कमलनाथ ने साफ तौर से मना कर दिया था कि मध्य प्रदेश अपने हिस्से का पानी बिल्कुल साझा नहीं करेगा। खैर, ये उस समय की बात थी। बात अब हम आज की करते हैं कि आज ईआरसीपी योजना पार्वती, कालीसिंध, चंबल परियोजना के साथ में संशोधित रूप में अब अमली जामा पहन चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में ये हम कह सकते हैं जमीन पर आ जाएगी। और आने के बाद में जो फायदा, जैसा कि अभी आपने भी ग्राफिक्स के माध्यम से बताया था, कम से कम 30 से 40 साल तक इसका फायदा मिलेगा। और अगर हम कह सकते हैं एक कदम और आगे बढ़कर अगर देखें तो इस योजना की वजह से सालों से जो रामगढ़ का बांध जो सूखा हुआ है, कह रहे हैं सरकार के जो नुमाइंदे हैं कि वो रामगढ़ बांध भी भर सकता है। और अगर वो बांध भरता है तो सिर्फ 30 साल नहीं, न जाने कितने सालों तक राजस्थान की इस मरुधरा को पानी की भरपूर आवक मिल पाएगी। इस परियोजना से फायदा मिल सकता है। हालांकि इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो फिर अमीन कागजी की बात करें या फिर टीकाराम जूली की। टीकाराम जूली ने भी साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। चंदा, देखिए, राजनीतिक मुद्दा तो ये जरूर बनेगा क्योंकि पिछले 4.5-5 सालों में बीजेपी ने जिस प्रकार से प्रचार करा है और उस प्रचार का जिस तरीके से कांग्रेस ने जवाब दिया है ईआरसीपी को लेकर, तो राजस्थान की जनता ने सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप ही देखे हैं। अब कोई सी भी योजना हो, अगर वो मूर्त रूप ले रही है किसी भी सरकार के समय में, तो जाहिर सी बात है उसका विरोध होना भी लाजमी है। और विरोध यहां तक हो गया कि किसान नेता रामपाल जाट, जो कि पहले बीजेपी में थे, अब वो कांग्रेस में चले गए हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी सरकार जो ये योजना लेकर आई है इससे किसानों को, राजस्थान की जनता को नुकसान पहुंचेगा। तो कुल मिला के बाद हम ये कह सकते हैं कि काम करो तो सुनो, नहीं करो तो सुनो वाली बात इस समय बीजेपी सरकार के साथ में हो रही है। ईआरसीपी योजना इसका एक उदाहरण मात्र है। चंदा,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी इस खबर पर हमारे साथ बनने के लिए और लगातार चर्चा के लिए। बहरहाल अब बड़े पैमाने पर राजस्थान की जनता और इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनता को बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा, यानी कि पेयजल की जो लंबे समय से समस्या चल रही थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगी। बढ़ेंगे आगे। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। बीते दिनों बाल मुकुंदाचार्य एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए स्कूल गए हुए थे, जहां उन्होंने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब को लेकर बयान दिया, जिसने अब तुल पकड़ लिया है। मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आई है और उनका कहना है कि धर्म के मामले में किसी भी नेता को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। साथ ही साथ मुस्लिम छात्राओं ने इस मामले में माफी की भी मांग की है। वहीं बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने इस मुद्दे पर हमला बोलते हुए बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य से माफी की मांग कर डाली। वहीं इस बयान पर बीजेपी भी मुखर तौर पर सामने आ गई है। जिस तरीके का माहौल बाल मुकुंद यहाँ करना चाह रहे हैं, उस तरीके से जयपुर में जो गंगा जमनी तहजीब थी और जिस तरीके से यहाँ जयपुर जिन बातों के लिए फेमस था, उन बातों पे कुठाराघात हुआ है। मैं समझता हूँ कि बाबा को तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए जनता के बीच में कि आगे से ऐसे बातों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैंने अभी ये बात विधानसभा के अंदर भी उठाई और मैं ये आगे भी उठाता रहूँगा। मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी फ़ोन मिलाया है, उनके ओएसडी को भी फ़ोन मिलाया है। मैं इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा। 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियाँ या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चियाँ कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना, लेकिन इन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है। स्कूल होता किस लिए? फिर नियम सिखाने के लिए। मुस्लिम समाज को प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए, बल्कि उनकी सोच जो है क्राइम्स में ज़्यादा जा रही है। और जो स्कूल में जो ड्रेस कोड लागू होता है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाएगी तो फिर स्कूल का न तो अनुशासन रहेगा, या तो फिर किसी भी वेशभूषा में ड्रेस में बच्चियाँ जाएंगे तो ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए। और वैसे भी कई देशों में ये हिजाब प्रतिबंधित है, इसलिए स्कूलों में ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाता। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, आखिरकार शिक्षा के मंदिर में भी अब कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पलटवार है। शुरुआती तौर पर अगर बात करें, बाल मुकुंदाचार्य जब एनुअल फंक्शन में वहां पर पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर उन्होंने जो बयान दिया उसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि हिजाब को लेकर उन्हें दिक्कत है। उन्होंने कहा कि क्या स्कूल में 2 ड्रेस कोड है। अब इसी को लेकर रफीक खान लगातार पलटवार है। बिल्कुल चंदा, बाल मुकुंद आचार्य ने जो विधायक हैं हवा महल से, उन्होंने यही कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको रख सम्मति दे भगवान। हालांकि यहाँ पर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण देखी जा रही है कि पहली चीज़ ये कि प्रॉपर स्कूल का ड्रेस कोड होना चाहिए और उसकी पालना होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसको 2 दिन के बाद जो है वो पूरा राजनीतिक चोला पहनाया जाता है। हालांकि जिस तरीके से मैं धरातल पर मौजूद था, जिस तरीके से स्कूली बच्चियाँ जो बातचीत कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरी तरीके से ट्रेंड किया गया है। हालांकि 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची या 6th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जिस स्पीड से बोल पा रही है, जो लैंग्वेज बोल पा रही है,
और जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई थी, उन तस्वीरों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से राजनीतिक चोला पहना करके इस मुद्दे को जो है वो गरमाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। अब विपक्ष किस तरीके से बीजेपी को घेरना चाहता है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही थी, अब जो है वो विपक्ष में कांग्रेस है, तो अब कांग्रेस बार बार मुद्दे देख रही है कि बीजेपी को किस तरीके से घेरा जाए। हालांकि मानते हैं कि समय समय पर बाल मुकुंद आचार्य ने जो तमाम जो भी मुद्दे उठाए हैं, जाहिर सी बात है, अगर सुरेंद्र जी देखें, आमतौर पर आप भी स्कूल गए, हमने भी स्कूल गए हैं, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए दो तरह के ड्रेस कोड देखने को नहीं मिलते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ऐसे में किसी क्षेत्रीय विधायक का वहां पर आगमन होता है तो दो तरह के ड्रेस कोड देखने को लेकर जाहिर सी बात है सवाल तो यहां पर उठना लाजमी है। क्योंकि शिक्षा के मंदिर में सब एक समान होते हैं, सभी छात्र या छात्राएं जो भी वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं सब एक समान होती है। अगर ऐसे में वहां पर भी राजनीतिक मुद्दा उसे बनाया जाए तो कई सवाल उठते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल चंदा, देखिए जो गंगापोल स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर 2000 बच्चियों का रोल है। हालांकि यहाँ पर दो तस्वीरें जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि स्कूल की गाइडलाइन की पालना किस तरीके से हो रही है। क्या यहाँ पर स्कूल की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है या फिर वहाँ पर मनमाना रोष अपनाया जा रहा है। हालांकि दो तस्वीरें नहीं देखी जाती ठीक है। यहाँ ये भी है कि लगातार जब वहां पर बच्चे प्रदर्शन कर रही थी बच्चियां, तो वहां पर अमीन कागजी, रफीक खान वहां पर पहुंचते हैं, बकायदा वो वहां पर थाने जाते हैं और एफआईआर दर्ज की जाती है। क्या आगे इस मामले में किसी तरीके का तुल पकड़ता हुआ नजर आएगा? क्या किसी तरीके की एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है? बिल्कुल चंदा, जिसे देख आप, रफीक खान ने जो है इस पूरे मसले को जो है विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन विधानसभा में विपक्ष में जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा उठाया, लेकिन तभी वहां पर बीजेपी विधायकों ने कहा कि यह मुद्दा सदन का नहीं है, सदन में सिर्फ मुद्दे की बात होगी। हालांकि वहां पर भी जो है वो वहां पर पूरी तरीके से काट निकाली गई। हालांकि अब यहां पर रफीक खान और अमीन कागजी पूरी तरीके से प्रखर होते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक चीज यहां पर बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि इस पूरे मसले को राजनीतिक चोला पहना करके किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए बहरहाल वाकई देखना है होगा कि आखिरकार जिस तरीके से स्कूल की छात्राएं उग्र प्रदर्शन कर रही हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है हिजाब को लेकर, क्या इस मामले में कोई नया मोड़ आता है या फिर नहीं। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए बजट की इबारत में फिर खुलेंगे राज। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार फिर खेलेगी बड़ा दांव। बढ़ेगी टैक्स दर या फिर आम आवाम के सामने फिर होगी मुश्किलें। कैसी होगी चुनावी बजट की ये तस्वीर, एक्सपर्ट्स के साथ देखिए सिर्फ नव 23 टीवी पर 1 फरवरी दोपहर 12 बजे से। बजट का बही खाता। सर, एक बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध, और सांगानेर की विशेष बात करें तो सांगानेर में भी अपराधी लगातार पैर पसार रहे। भारतीय जनता पार्टी की जब मजबूत सरकार आएगी, ऐसे लोग कहीं नहीं देखेंगे आपको। पहले देखते थे देश के अंदर कहीं ना कहीं बम फूट जाता था, आज कहीं आप देख रहे हो क्या? मोदी जी के सभा से पहले राहुल गांधी जी की सभा है, तो जाहिर सी बात है तुलना तो होगी ही। इसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ है, जब से चली है, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ी है, क्योंकि हमारी नीति, हमारी नीयत साफ है। राहुल जी की सभा के कारण उसे कैंसिल कर दिया गया। देखिए, कांग्रेस की ये नीति रही है, फितरत रही है कि इस तरह के कोई सामाजिक कार्यक्रम जो होते हैं उनको उनकी परवाह नहीं होती, उन पर वो ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो ध्यान देते हैं तो ऐसी स्थिति उनकी नहीं होती। पहली बार महिलाओं को इस पूरी जिम्मेदारी को संभालने की बागडोर उनके हाथ में दी है, किस प्रकार से देखते हैं? और अभी हाल ही में महिला बिल भी पास हुआ है। देखिए, इस पूरी सभा की व्यवस्था के लिए माननीय हमारी सभी महिलाएं हैं, प्रमुख महिलाएं सभी को संभालेंगी। और कल पांडाल की व्यवस्था आप देखेंगे, पांडाल में महिलाएं अपनी ड्रेस पहन करके, जिस दिन कार्यक्रम उस दिन ड्रेस पहन करके महिलाएं आएंगी, और सारी व्यवस्थाएं जल से लेकर के पांडाल से लेकर के सारी व्यवस्थाएं महिलाओं के हाथ में होंगी। हमारे साथ सांगानेर से बीजेपी प्रत्याशी भजनलाल शर्मा जी मौजूद हैं। सर, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चुनावी भागादौड़ खत्म हो चुकी है, कैसा रहा आपका ये चुनाव? नहीं, बहुत अच्छा रहा। चुनाव तो अच्छा ही रहता है। हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि जनता ने मनमानस बना लिया है
इस भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण की सरकार को उखाड़ने का। और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जनता ने ऐसे लोगों को नकारा है। स्वागत है आपका। बढ़ेंगे आगे। आरसीपी को लेकर भाजपा पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर राजेंद्र राठौड़ का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों भूल गई कि आरसीपी पर कमलनाथ ने 2020 में पत्र लिखकर जो आपत्ति जताई थी, वो मुख्यमंत्री उस समय कांग्रेस के थे, जहां मध्य प्रदेश में इसको रोका गया था, जबकि आरसीपी को 2018 में इसकी आधारशिला रखने का काम वसुंधरा सरकार ने किया था। राठौड़ ने कहा, जब अशोक गहलोत ने सर्वदलीय बैठक की थी, तब मैंने नेता प्रतिपक्ष होते हुए इसको लेकर सवाल उठाए थे। उस कांग्रेस क्यों भूल गई कि सबसे पहले आरसीपी पर कमलनाथ जी ने 2020 में पत्र लिखकर जो आपत्ति की थी, वो मुख्यमंत्री उस समय कांग्रेस के थे मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसकी रुकावट पैदा हुई। ईआरसीपी को 2018 के अंदर वेब कोर्स से जो बनाने का काम किया था, इसके सपने को की आधारशिला रखी थी तो वसुंधरा जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी। इसलिए जब सर्वदलीय बैठक की थी अशोक गहलोत जी ने, तब मैंने खुद ने सवाल उठाया था प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कि आप एक हाई पावर डेलीगेशन अगर भेजे, सीडब्ल्यूसी ने जो आपत्तियां दर्ज की है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने आपत्तियां दर्ज की है उसके निराकरण के लिए, तो उचित रहेगा। आप देखिए, सरकार बदली, एक बैठक अधिकारियों के स्तर पर हुई और दूसरी बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने सहमति व्यक्त करके और इस सारे काम को मूर्त रूप दे दिया। इसको कहते हैं काम करने वाली भजन लाल की सरकार। एआरसीपी परियोजना को लेकर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद दोनों सरकारों के बीच समझौता और एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मसौदा तय होने से एक स्वर्णिम युग का उदय और सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया। वहीं दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच और प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ उपस्थित रही। एक ऐतिहासिक समझौता, एक ऐतिहासिक निर्णय मैं सोचता हूँ, एक स्वर्णिम एक अध्याय बनेगा और ये सर्वांगीण विकास का एक बड़ा योजना साबित होगी। मैं सोचता हूँ राजस्थान और मध्य प्रदेश के इन 13 जिलों में, राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले, इन सभी जिलों को इसका लाभ मिलेगा। और लगभग 83 विधानसभा और राजस्थान की आबादी का लगभग 40% हिस्से को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ईआरसीपी वसुंधरा जी की सरकार में 2013 से 18 तक जब वसुंधरा जी की सरकार रही थी और अंतिम क्षणों में जब मैं पार्टी में शामिल हुआ था तो वसुंधरा जी से बात की थी और वसुंधरा जी ने ये जीवन दायिनी योजना केंद्र को भिजवाई थी। कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया और उन्होंने नहीं सोचा कि चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर बहकर बेकार चला जाता है। ये हमने ही चिंता की कि उस पानी को उठाया और 13 जिलों में भेजने का काम कर रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार। बजट की इबारत में फिर खुलेंगे राज। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार फिर खेलेगी बड़ा दांव। बढ़ेगी टैक्स दर या फिर आम आवाम के सामने फिर होगी मुश्किलें। कैसी होगी चुनावी बजट की ये तस्वीर, एक्सपर्ट्स के साथ देखिए सिर्फ नवतेज टीवी पर। 1 फरवरी दोपहर 12 बजे से बजट का बही खाता।